तो हमारा जो करिकुलम था, जो ऑब्जेक्टिव हमको मिला था, जो उद्देश्य हमको मिला था गठन के पीछे, उसके अनुरूप जो हमने अपने पाठ्यचर्या को, पाठ्यक्रम को हमने भेजा भारत सरकार में। भारत सरकार ने एनसीईआरटी सीबीएसई की टीम से उसका परीक्षण कराया कि ये एनसीएफ के अनुकूल है कि नहीं, एनईपी की भावना के अनुरूप है कि नहीं, और बीएसबी के ऑब्जेक्टिव के अनुरूप है कि नहीं। सीबीएसई में या अन्य बोर्ड में दो मानक महत्वपूर्ण है कि एनईपी की स्पिरिट के अनुसार है कि नहीं और एनसीएफ को अनुसरण कर रहा है कि नहीं। लेकिन बीएसबी के लिए एक तीसरा मानक भी है कि वह बीएसबी जो उसको मूल उद्देश्य, उसके जन्म के समय जो एक लक्ष्य रखा गया है, उसके अनुरूप है कि नहीं। इसके आधार पर ही इक्विवेलेंस मिलेगा। सारा परीक्षण करते हुए 3 अगस्त 2022 को एआईयू ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को नेशनल बोर्ड के रूप में सभी स्टेट बोर्ड और अन्य नेशनल बोर्ड के समकक्ष इक्विवेलेंस घोषित कर दिया। 3 अगस्त 2022 को वक्त लगा। इसके बाद हमने अनुरोध किया भारत सरकार से कि आपने हमको तो पत्र दे दिया, लेकिन अगर राज्य सरकारों को आप उनके चीफ सेक्रेटरीज को पत्र नहीं लिखोगे तो हम उनको जगह जगह भटकते रहेंगे। हम कहेंगे हम वैध हैं, वो कहेंगे आप अवैध हैं। हम तो आपको जानते ही नहीं जनाब, आप हैं कौन। तो इसलिए कम से कम एक पत्र तो निर्गत कर दीजिए। तो बड़े जद्दोजहद के बाद बोले ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हमने कहा ऐसा तो करना पड़ेगा, वरना तो हमारे बोर्ड को मैं कैसे कहूंगा कि मान्य। तब उन्होंने 3 फरवरी 2023 को सारे राज्य सरकारों, यूनियन टेरिटरीज, यूजीसी, एआईसीटीयू, सारी संस्थाओं को पत्र लिखा कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड भी सीबीएसई की तरह एक नेशनल बोर्ड है, सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पत्र में लिखा हुआ 3 फरवरी 2023 का। हमारे वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे bsb.org.in तो उस पर आपको पत्र मिलेगा जिसमें लिखा हुआ उन्होंने ऑल एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एजुकेशन ऑफ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज। एंड इसके बाद फिर अलग से हमने चेयरमैन यूजीसी से मिला, मैं जगदीश जी से, और उनसे भी एक अलग पत्र समस्त विश्वविद्यालयों, समस्त पीजी कॉलेजेस को भिजवाया मेल कि आप भी दीजिए कि सारे प्रवेश के लिए मान्य होगा। फिर एआईसीटीयू से भी सारे पत्र जारी कराया कि किसी बच्चे को, हमारे बोर्ड से पढ़ने वाले को किसी लेवल पर कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद एक और स्थिति आ सकती थी, एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समवर्ती सूची में है शिक्षा, जिसमें भारत सरकार भी बना सकती है बोर्ड और राज्य सरकारें भी अपनी नीतियां निर्धारित कर सकती। यद्यपि भारत सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने को बिना किसी सक्षम तर्कयुक्त कारण के कोई राज्य सरकार मना नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हमने सुविधा के लिए, विद्यालयों के और बच्चों के लिए, हमने कहा कि हर राज्यों से भी संपर्क करके उनसे भी पत्र जारी करा दें। तो उसके लिए भी हमने प्रयास किए, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण से, शिक्षा मंत्री से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन से मिल करके उनसे हमने पत्र जारी कराया। और प्रसन्नता की बात है कि 14 राज्यों ने अपनी ओर से भी सर्कुलर जारी कर दिया। उसमें महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र का भी पत्र 1 वर्ष पूर्व ही जारी हो चुका है। तो ये है उसकी लीगल स्थिति। और एआईयू का जो इक्विवेलेंस का पत्र है उसको भी 3 अगस्त 2022 का हमारे वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि एडमिशंस और एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दिस बोर्ड सर्टिफिकेट विल बी लीगली एक्सेप्टेबल एंड एलिजिबल अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो मूलभूत जो पहला एक था लक्ष्य की वैधानिक है कि नहीं, उस पर हमने चर्चा किया। दूसरा एक प्रश्न, क्योंकि भारत तो विविधताओं का समुद्र है,
तो अनेक तरह के विद्वान हैं, अनेक तरह की विचारधाराएं हैं, और होना भी चाहिए। लोकतंत्र तभी पुष्ट भी होता है जब विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, और किसी राष्ट्र का प्रज्ञावान होने का प्रमाण भी तभी होता है, ये बहुत बड़ा, कि वहां कितने प्रकार के भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारों का उद्भव हुआ है। तो भारत उसमें पूरे विश्व की सभी संस्कृतियों में श्रेष्ठतम है, दार्शनिक आधार पर भी, वैचारिक पद्धतियों के आधार पर भी। ये कोई भावनात्मक रूप से सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि तथ्यात्मक रूप से पूरा विश्व भी इसको मानता है। विल डुरांट एक बहुत बड़ा अमेरिकन फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट है। उसने बार बार अपने उद्बोधनों में कहा है, जिसको पूरा पाश्चात्य जगत भी मानता है, कि भारत विश्व की समस्त संस्कृतियों की जननी है, संस्कृत विश्व की समस्त भाषाओं की मां है, विदेशों में लोकतंत्र की भावना भी वेदों की सभा समितियों और बौद्धकालीन गणराज्यों से ही उद्भूत हुई, क्रिश्चियनिटी का करुणा भी वैदिक और बुद्ध की करुणा से ही उर्वरक प्राप्त की, और इसके अलावा भी वो तमाम ऐसी अभिव्यक्तियां करता है, प्रामाणिक और उदाहरण के साथ करता है। सिर्फ वो इमोशनल बात नहीं करता है, इमोशनल नैरेटिव नहीं, क्योंकि उसका इमोशनल नैरेटिव हो भी नहीं सकता, वो तो अमेरिका का रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक, उनका नाम अगर हम गणना करने लगेंगे तो बहुत वक्त उसमें चला जाएगा। लेकिन भारत है विभिन्न संस्कृतियों में श्रेष्ठतम संस्कृति रही है, ये मानते हैं। लेकिन जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न में आशंकाएं भी उठती कि कौन सी भारतीय ज्ञान परंपरा, ये है क्या भारतीय ज्ञान परंपरा? ये भारतीय ज्ञान परंपरा वेदों की संहिताओं में समावेशित मूल्य हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के जटिल कर्मकांड हैं ज्ञान परंपरा, कि आरण्यकों की दार्शनिक विमर्श है, या उपनिषदों की ब्रह्मविद चेतना है, या बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य हैं, कि जैन धर्म का पंच महाव्रत है, या चारवाक का दर्शन। ये कौन सी भारतीय ज्ञान परंपरा है? किसकी बात कर रहा है भारतीय शिक्षा बोर्ड, या किसकी बात कर रहा है मॉडल बायलॉज भारत सरकार का? कौन सी भारतीय ज्ञान परंपरा? एक किसी भी विद्वान के मन में, मस्तिष्क में आता है सवाल, वो सवाल आना भी चाहिए, आप लोगों के मन में भी आता होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। लोग कहते हैं सनातन संस्कृति, सनातन मूल्य, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि है क्या सनातन संस्कृति? एक वाक्य में जरा परिभाषित तो करो, क्या है ये? कौन से सनातन मूल्य गिनाओ तो, किसको सनातन मूल्य कह रहे हो तुम? ये प्रश्न उठाते हैं लोग। क्योंकि मैं विभिन्न गोष्ठियों में जाता रहा हूं और विभिन्न चेतना मंच जो बनाए हुए लोग हैं उनके बीच में भी जाता रहा हूं, और ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही है कि नौकरी से लेकर के, सेवा से लेकर के आज तक सभी दर्शनों के संगठनों में मेरी स्वीकार्यता है। इसलिए है कि मैं एकांगी और अतिवादी नहीं होता किसी विषय पर, उनकी बात को सुनता हूं, समझता हूं, और भारत की संस्कृति की वास्तविक जो मूल आत्मा है, जिसकी भारत को ही नहीं पूरे विश्व को आवश्यकता है, उस पर केंद्रित होने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूर्णतः प्राप्त किया है मैंने, लेकिन कोशिश करता हूं कि उस केंद्रीय, जो केंद्राभिमुख हो, जैसे सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं। मैं मौलिक रूप से भौतिकी का विद्यार्थी हूं, फिजिक्स का, तो मैं इसलिए विज्ञान का विद्यार्थी, मैं अन्य भाषाओं के विद्वानों को मैं कोई कमतर नहीं आंक रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन जो विज्ञान का अध्ययन करता है उसकी तो मजबूरी है प्रेक्षण, प्रेक्षण के आधार पर प्रश्न, प्रश्न के आधार पर समाधान के रूप में कुछ हाइपोथेसिस, कुछ संकल्पनाएं, उस संकल्पनाओं को प्रामाणिक बनाने के लिए कुछ दृष्टांत, कुछ हेतु जो न्याय दर्शन में कहा गया है, और उसके पश्चात उसका प्रयोगात्मक परीक्षण
फिर प्रयोगात्मक परीक्षण के बाद आने वाले डेटा, आंकड़े, फिर आंकड़ों का एनालिसिस, विश्लेषण, फिर विभिन्न आंकड़ों का संश्लेषण, सिंथेसिस। इसके बाद उसमें जो पोटेंशियल फैलेसीज आती हों, जो व्यतिक्रम आते हों विभिन्न प्रयोगों के परिणामों में, उनके बीच की अंतर संबंध, उनका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और इसके बाद फिर एक सामान्यीकृत जो निष्कर्ष आ रहा हो उसके आधार पर कोई धारणा बनाना और मैथमेटिक्स से, गणित के सूत्रों से उसका विवाह करा करके और भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, यह विज्ञान की भाषा है, ये साइंटिफिक लॉजिक है, साइंटिफिक प्रोसेस है। इसके बिना कोई विज्ञान प्राप्त नहीं होता। और ये सिर्फ पाश्चात्य के विद्वानों ने नहीं सिखाया हमें। महर्षि गौतम का न्याय दर्शन विश्व का पहला ग्रंथ है जो पूरी दुनिया को किसी भी सत्यान्वेषण के लिए एक युक्त वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक मार्ग को प्रशस्त करने का पूर्ण रूप से ज्ञान समाहित किया हुआ है, महर्षि गौतम का न्याय दर्शन। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते, हम स्कूल एजुकेशन में उसको लाते ही नहीं है। तो हम सोचते हैं सब विज्ञान तो हमने न्यूटन से सीखा, गणित हमने पाइथागोरस से सीखा। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें बताया ही नहीं कि बौधायन के 16 सूत्र, कात्यायन के 16 सूत्र, आपस्तंभ के 16 सूत्र, मानव के 16 सूत्र और हमारी यज्ञ वेदिकाओं को बनाने में किए गए ज्यामिति आकारों में 70 प्रकार के वेदों के ज्यामिति आकार के वेदों की वेदिकाएं बनती थी, 70। और उसमें ये जो चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज देखते हैं, इस तरह के 70 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, पक्षियों के स्वरूप के भी। गरुण पक्षी जो है ना, उसको भी जैसा उसका स्वरूप है धरती पर आकार बनाई, उस तरह की यज्ञ वेदिकाएं बनती थी बौधायन के 16 सूत्र से। आज भी बहुत सारे पुराने जो हमारे विद्वान हैं यज्ञों के, उस तरह के बनाते हैं, लेकिन वो बिना गणित के हो गया। गणित तो हमने सीखा ईसा के 500 साल पहले, उससे पहले तो गणित थी ही नहीं। ये मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मान्यता बन गई हमारी, धारणा बन गई हमारी। न्यूटन से पहले कोई जानता ही नहीं था कि पृथ्वी खींचती है अपनी ओर, यही पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य नहीं घूमता पृथ्वी के चारों ओर, बल्कि पृथ्वी घूमती है, चक्रमण करती है और अपनी कक्षा में करती है, अपनी मर्यादा में करती है, झुकी हुई करती है। इसका बोध हमको क्या पढ़ाया जाता है कि कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, ब्रूनो, इनसे हमें जानकारी मिली। कब मिली? 16वीं 17वीं शताब्दी में। इसलिए कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में हमने वैदिक संहिताओं में वर्णित मंत्रों में पृथ्वी के इसी प्रकार से घूमने की चर्चाओं के मंत्र को न पढ़ा न पढ़ाया। जबकि ऋग्वेद के 3रे मंडल में अनेक मंत्रों में स्पष्ट उल्लिखित है कि पृथ्वी चारों ओर घूमती है, सूर्य के अपनी कक्षा में घूमती है। कुबड़, उसमें लिखा हुआ कुबड़ की तरह झुक करके घूमती है। ठीक है, 22.5 डिग्री 23 डिग्री नहीं लिखा, लेकिन झुकी हुई घूमती है, इसकी चर्चा है। हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को क्या मान लिया? भारतीय ज्ञान परंपरा को मान लिया जितनी भारत की ज्ञान परंपरा की हजारों साल में कार्यात्मक विकृतियां जो हैं वो भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में दिखाई पड़ती हैं, जो विकृतियां। और दुर्भाग्य है कि बहुत सारे हम में से विद्वान भी उन विकृतियों को ही भारत की मूल संस्कृति की आत्मा मानकर और उसके पीछे अनावश्यक तर्क वितर्क और युद्ध और झगड़े विवाद करते रहते हैं, उसकी मूल आत्मा को नहीं पकड़ते। ये जो सामाजिक क्रूरताएं हैं, यह क्या कोई भारतीय दर्शन में रहा है क्या? जिन्होंने उपनिषद को पढ़ा होगा, जिन्होंने वैदिक अभ्युदय निश्रेयस को ठीक से समझा होगा, जिन्होंने बुद्ध के 4 आर्य सत्य को देखा होगा, पंच महाव्रतों को जानता होगा, पतंजलि योग दर्शन के यम नियम को जानता होगा,
वह क्या इन सोशल क्रुएलिटीज को भारत की संस्कृति का हिस्सा कहेगा क्या? बिल्कुल नहीं कहेगा। ये क्या जो सामाजिक विभाजन, जिन फॉल्ट लाइंस के आधार पर मध्यकाल से लेकर और अंग्रेजों के शासन काल तक जो हमारे अंदर विभाजन की एक रेखाएं खींच दी गई और हमें एकत्व के सूत्र में बांधने में अनेक प्रकार के व्यवधान उपस्थित किए गए, ये क्या भारतीय ज्ञान परंपरा की वास्तविकता है क्या? नहीं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। एक आईटी में गया तो एक बच्चे ने पूछा कि सर आप जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं उसका स्वरूप प्रायोगिक तो दिखता है जातिवाद, उसका प्रायोगिक स्वरूप तो दिखता है अभी भी कुछ प्रतिशत तक स्थापित अस्पृश्यताएं, मंदिरों में प्रवेश से रोक कहीं कहीं सुनाई पड़ते अभी भी स्वर, अभी भी स्त्रियों के साथ बराबरी का भाव नहीं है, सम्मान नहीं है। तो ये जो सामाजिक विभाजन है और यह जो एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्या भारतीय संस्कृति, इसकी स्थापना तो नहीं करने जा रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड से? आप क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड में उन मूल्यों की बात तो नहीं कर रहे हैं कि रिवाइवल ऑफ कंजर्वेटिज्म या रिवाइवल ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफिशियंसीज एंड डिस्क्रिपेंसीज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी? तो मैं उन्हें स्पष्ट करता हूं, इसलिए मैं इसकी चर्चा करता हूं कि नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब है भारतीय समस्त सांस्कृतिक यात्राओं के जो निकष तत्व मूल्य बोध के रूप में है उनका समावेश करना और बच्चों के मन बुद्धि चित्त में उन मूल्य बोधों को उनके एल्गोरिदम का हिस्सा बना देना। उनके जो सबकॉन्शियस का सॉफ्टवेयर है उसमें वो एल्गोरिदम कोड हो जाए जो उपनिषदों के उस भाव को समझ सके कि ईशा वास्यविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता मां हृदय कस सिद्धन, इसकी भाव को समझ सके। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं तत् न विजुगुप्सते। जो सभी मनुष्यों में ही नहीं, प्रकृति के समस्त घटकों में, समस्त अवयवों में ईश तत्व को समझ सकें, तत्व का दर्शन कर सकें, इस प्रकार का समत्व का बोध हो, इस प्रकार की इक्वालिटी हो, समानता हो, सिर्फ मनुष्यों के बीच की बात नहीं है। ये हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है। अगर उससे कोई विपथन हुआ है तो हम फंक्शनल डिस्टॉर्शंस, और ये भारत के साथ ही नहीं हुआ, दुनिया की किसी भी संस्कृति को देख लो, दर्शन को देख लो, दर्शन बनता किसी उद्देश्य से है लेकिन क्रियात्मक रूप से धीरे धीरे उसमें विपथन होता है। एक आश्चर्यजनक तथ्य आपको, अगर आप लोगों ने जो पढ़े होंगे जानते होंगे, इस्लाम का अरबिक शब्द है ना इस्लाम, उसका अर्थ होता है शाब्दिक शांति। आपको अंदर से हंसी आ रही होगी कि जिस धर्म को आज हम पूरी दुनिया में आतंक के रूप में देख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या था? इस्लाम, शांति। क्रिश्चियनिटी जिसकी मूल आत्मा क्या है, मैंने ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट दोनों पढ़ा है, उसकी मूल आत्मा है करुणा, कंपैशन। और हर सप्ताह रविवार को चर्चों में जाकर के प्रार्थना करने वाले लोग पूरी दुनिया को आज तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। चाहे यूएस हो, चाहे रसा हो, चाहे यूक्रेन हो, सभी धकेल रहे हैं उधर। जिस विश्वास की उत्पत्ति हुई थी करुणा से, जिस विश्वास की उत्पत्ति हुई थी शांति के, उन्हीं विश्वास पद्धतियों का पूरी दुनिया में शासन है अधिकांश, लेकिन वो सारे के सारे युद्ध, हिंसा और मूल उद्देश्यों से बिल्कुल भटके हुए हैं। हमारे यहां तो सामाजिक संरचना में भटका हुआ है और उसमें समय समय पर हमारे मनीषियों ने उसमें परिष्करण की बात भी की। महर्षि दयानंद, अभी हम बहुत प्राचीन कालखंड में नहीं जाते हैं, प्रथम और स्वतंत्रता आंदोलन और वास्तविक स्वतंत्रता आंदोलन जैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई हमारी, उसके बीच का जो कालखंड था
महर्षि दयानंद ने बहुत ही साहस के साथ कहा कि नहीं, ये विकृतियां हैं, ये भारतीय संस्कृति की महनीयता नहीं है। महनीयता का असली मूल्यबोध का समुच्चय बच्चों को बताओ और अपने अंदर आत्मसात करो। स्वामी विवेकानंद ने यही बात कही विदेशों में जाकर, यूरोप में जाकर, कि हमारी संस्कृति, पहली पंक्ति शुरू किया शिकागो में उन्होंने, कि मैं उस भारत की श्रेष्ठ संन्यास परंपरा, ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि होकर के आया हूं, जो किसी एक धर्म को नहीं, किसी एक विश्वास पद्धति को नहीं, बल्कि सारी विश्वास पद्धतियों के मूल तत्वों से जुड़ने का साहस रखती रही है। जो 19वीं शताब्दी में जब इस्लाम के प्रसार में अवेस्ता, पारसियों का, जुरथुस्ट्र का धर्म जब खतरे में हुआ, तो उसके प्रतीक चिन्ह को भी इसी बॉम्बे में ज्योति जल रही अभी भी, इसी धरती ने उसको अपनाया। मना ईरान में कोई बचा नहीं पारसी। और क्रिश्चियनिटी के भी केरल में शरण दिया सबसे पहले। यूरोप में तो 4वीं शताब्दी से शुरू होता है, केरल के तट पर उससे पहले आकर के लोगों ने शरण लिया हुआ है। ये बात विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में, 3 उनके वक्तव्य थे, तीनों में अलग अलग तरह से चर्चा किया है कि मैं उस संस्कृति का हूं जो सर्वसमावेशी संस्कृति रही है, जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में पूरे मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जगत, प्राणी, प्रकृति के, ब्रह्मांड के समस्त घटकों में एकत्व का बोध करती रही है। उस संस्कृति का प्रतिनिधि होकर के मैं आया हूं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यबोध ये हैं और आज इसकी जरूरत भी है। आप देखो ना, बहुत संक्षेप में आप पूरी दुनिया को देखो तो किस किस दर्शन से चल रहे हैं लोग। मानववाद के 3 दर्शन आए निष्कर्ष के रूप में, पूरी फिलॉसफी में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आज दुनिया में जो 3 दर्शन चल रहे हैं उसमें एक है लिबरल ह्यूमनिज्म, उदार मानववाद, जिसका इकोनॉमिक प्रारूप है पूंजीवाद, जिसका पॉलिटिकल सिस्टम है डेमोक्रेसी, और जिसका मूल बाइबिल क्या है? मार्केट, बाजार। तो बाजार, प्रजातंत्र का नाम, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, डेमोक्रेसी, और मूल में कहते क्या, हम समानता स्थापित कर रहे हैं। लेकिन आप देखो कितनी आर्थिक विषमता है पूरी दुनिया में। कौन सी समानता है? दुनिया के 90% संसाधनों पर 10% लोगों का कब्जा है। लिबर्टी कौन सी है? दूसरे हैं जो सोशलिस्टिक ह्यूमनिज्म वाले, जो आजकल कम्युनिस्ट के रूप में है, जिसमें चाइना, रूस है, वो कहते हैं समानता। वहां अधिनायकवाद आ गया, वहां पूर्ण रूप से की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अस्तित्व ही समाप्त हो गया।